नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संविधान के प्रधान, जहां आपको बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में और साथ ही चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों बाबा साहेब को हम सिर्फ 14 अप्रैल को ही याद करते हैं। देश में आज अधिकतर नेता दलितों को वोट बैंक तो मानते हैं, पर उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ खास नहीं करते। और आखिर करेंगे कैसे? एक गरीब दलित की व्यथा वही समझ सकता है जिसने गरीबी को पास से देखा हो। लेकिन वो तो भला हो नेताओं का, जिन्होंने देश की आजादी से पहले और बाद में देश के दलितों और असहायों को कुछ विशेष अधिकार देकर आज उन्हें सर उठाकर जीने का मौका दिया है। देश के इतिहास में जब भी दलितों के कल्याण की बात आती है तो सर्वप्रथम नाम बाबा साहब अम्बेडकर का जेहन में आता है। अम्बेडकर ने गरीबों को करीब से महसूस किया था और यही कारण था कि वह गरीबों की मनोदशा को करीब से समझ सकते थे। उन्होंने देश के गरीबों और दलितों के लिए कई ऐसे कार्य जिनकी वजह से उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात आर्थिक कारणों से वह सेना में भर्ती हो गए। उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर बड़ौदा में तैनाती मिली। नौकरी करते उन्हें मुश्किल से महीना भर भी हुआ था कि एक दिन अचानक पिता की बीमारी का समाचार मिला। वो अपने अधिकारी के पास गए और अवकाश स्वीकृति करने की प्रार्थना की। अधिकारी ने कहा कि 1 साल की सेवा से पहले किसी दशा में अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। सुनकर भीमराव असमंजस में पड़ गए। भीमराव ने दोबारा अनुनय विनय की, लेकिन नियमों के अनुसार अधिकारी उन्हें अवकाश नहीं दे सकता था। विवश होकर भीमराव ने त्याग पत्र लिखकर वर्दी उतार दी। अधिकारी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। उसने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। भीमराव पिता की सेवा के लिए अंतिम समय में उनके पास पहुंच गए। पिता के निधन के पश्चात अपने मित्र कैलुस्कर की प्रेरणा और महाराजा बड़ौदा की आर्थिक मदद से भीमराव उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहां के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर उन्हें अपनी अध्ययनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अर्थशास्त्र में शोध तथा कानून की पढ़ाई के लिए भीमराव इंग्लैंड गए। वहां उन्हें पग पग पर अपमान का अनुभव हुआ। तलाश की एक घटना से उनका स्वाभिमान आहत हुआ और वह स्वदेश लौटने की सोचने लगे। 1917 में अम्बेडकर भारत लौटे और देश सेवा के महायज्ञ में अपनी आहुति डालने शुरू की। महाराजा कोल्हापुर के सहयोग से उन्होंने मराठी में मूक नायक नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया। वह बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक और जनता नामक साप्ताहिक के प्रकाशन तथा संपादन से भी जुड़े। उन्होंने विचारोत्तेजक लेख लिखकर लोगों को जगाने का प्रयास किया। देश के स्वतंत्र होने पर उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति की अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। अम्बेडकर ने मसौदा तैयार करने के इस काम में अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की। इस कार्य में अम्बेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन बहुत काम आया। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत और अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लोगों के लिए सिविल सेवाएं, स्कूल और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकारी विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अम्बेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अम्बेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। भारत देश के अंदर एक ऐसी महान शख्सियत रही थी जिन्होंने भारत देश को संविधान जैसी इतिहास दिया था। आइए आज हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ धर्मगुरु दर्शन रतन रावण जी है संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में। संविधान इतना मजबूत है कि पाकिस्तान में कई बार
वहाँ की सरकारें टूटी, तानाशाह आए हैं, मगर भारत के संविधान ने यहाँ के लोकतंत्र को कभी टूटने नहीं दिया। इतने अलग अलग भाषा के, धर्मों के लोग होने के बावजूद इसी संविधान ने देश को एक रखा है, हमारी सेना को डिसिप्लिन में रखा है। तो संविधान तो बहुत मजबूत है, मगर संविधान को कमजोर करने की कोशिशें हो जाती हैं। बदलाव तो होते रहते हैं समय अनुसार, समय की डिमांड रहती है, मगर जो संविधान की मूल आत्मा है, जो उसमें भारत की एक पूरी अखंडता को ध्यान में रख के जो किया गया है, उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, उस दिन हम देश को बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कहीं भी जो बाबा साहब ने उसमें काम किया है, वो उसको कहीं कहीं लोग इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं कि शायद कहीं दलितों के लिए किया है। दलितों के लिए बाबा साहब ने केवल सिर्फ एक सब्जेक्ट आरक्षण की लड़ाई लड़ी है। संविधान पूरे देश के लिए लिखा, और संविधान में जब उनको कमी लगी कि संविधान में एक बड़ा हिस्सा है जिसका काम ही नहीं आया, जिसकी बात नहीं हुई इसमें, और वो बड़ा हिस्सा दलित नहीं था, वो बड़ा हिस्सा था हमारे यहाँ की माँ, बेटी, बहू, जिसको कोई अधिकार नहीं था। और वो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून बनाने की बात की और पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने विरोध किया, तो उन्होंने अपनी कुर्सी से रिजाइन कर दिया था, कुर्सी से चिपके नहीं रहे। और वो बात इतनी साफ होनी चाहिए लोगों के बीच में कि जो संपत्ति के अधिकार की बात थी, संपत्ति तो आज भी दलितों के पास नहीं है। वो जो संपत्ति का अधिकार था लड़कियों का, वो ब्राह्मण की लड़की का था, जाट की लड़की का था, बनिए की लड़की का था, क्षत्रिय राजपूत की लड़की का था, वो उन्हीं की लड़कियों की, उन्हीं की बेटियों की बात थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को इतना मजबूत बनाया कि उसमें सारा देश इकट्ठा रह सकता है। जब वो लोगों को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी तो वो कानून लागू नहीं हो पाएगा, वो अपनी जो सार्थकता है उसको सिद्ध नहीं कर पाता है। तो भारत में अगर जरूरत है ये है कि सबकी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो संविधान उसी दिन बहुत अच्छा परिणाम देना शुरू कर देगा। सर, भारत देश में आज कई बड़े नेता और कई बड़े लोग जो संविधान की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वो उनके अपना दिमागी दिवालियापन है, जिन्होंने संविधान को समझा ही नहीं है, जिनको पता नहीं संविधान क्या चीज है। एक अजीब सा नारा दे रहे हैं लोग, स्वराज 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 लाएंगे, और स्वराज में कहते हैं कि गांवों को ताकत होनी चाहिए। गांव की ताकत का मतलब तो सीधे सीधे खाप पंचायत है, और खाप पंचायतों का अभी तक क्या रोल है? ये रोल है कि अभी एक औरत सरपंच बनी तो उसके मुंह में गोबर डाला गया। पंचायतों का तो इतना घटिया रोल है कि रोज औरतों को और दलितों को प्रताड़ित किया जाता है। मिर्चपुर की पंचायत में दलित जब नुमाइंदे गए, प्रतिनिधि बन के गए और शांति के लिए गए, तो उनको पंचायत में पीटा गया, पीट के निकाला गया। तो अगर उस स्वराज की बात करेंगे तो उसी दिन देश टूटना शुरू हो जाएगा। इस देश को अगर एक रख सकता तो केवल संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया। सर, अगर खाक पंचायत की हम बात करें तो खाक पंचायत के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो तो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। संविधान में कहीं खाप पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो अपने आप में एक समानांतर, जैसे हम उग्रवादियों की सरकार समानांतर होती है, ये वैसे समानांतर एक पंचायतें बना के अपना राज चला रहे हैं। इनको तो फौरी तौर पर प्रतिबंध करना चाहिए। साहब, अभी तक आपने बाबा साहेब के ऊपर कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हुई हैं? बाबा साहब पे 2 पुस्तकें अभी हमारी आई हैं। एक अम्बेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज, एक अम्बेडकर दर्शन। तो आगे बाबा साहब के ऊपर एक हमारी शॉर्ट टाइप, जिसको बच्चे आसानी से समझ लें, क्वेश्चन टाइप एक हम किताब आगे ली। आपने पिछले साल एक बाबा साहेब का चित्र भी प्रकाशित किया था सैनिक रूप में, तो सैनिक जो वो रहे हैं, कौन से राज्य में रहे थे और कौन सी सन में रहे थे? बड़ौदा रियासत जिन्होंने उनको भेजा था वजीफा दे के पढ़ने के लिए, और उसी वजीफे की एक शर्त भी ये भी थी कि वो पढ़ने के बाद उनके यहाँ अपनी सेवा देंगे। तो उन्हीं की रियासत में 1917 और 20 के बीच में वो वहाँ आके एज ए डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने संभाला। वो उनकी सैनिक लिबास है। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1994 तक वे बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से ग्रसित थे। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। अजितेश मिश्रा, टीम खबर 24 आवर्स।
और भीमराव अंबेडकर पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता शीर्षक दुबे जुड़े हैं, जिनके साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। शीर्षक उनसे बात करेंगे। शीर्षक का आपसे बात करना चाहते हैं, आप शुरुआत करें, तमाम मेहमानों से रूबरू हुई। जी बिल्कुल अजितेश, आपको बता दूं कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये राजकुमार अतिकाय जी, जो कि सफाई कर्मचारी संघ के चेयरमैन हैं पंजाब सरकार से, और इनसे पहले बातचीत करेंगे। सर, जानना चाहेंगे कि आज 14 अप्रैल है और अंबेडकर जी की जयंती कहलाई जाती है। अब तक में आपने देखा होगा 14 अप्रैल से लेकर के जो उस वक्त जब अंबेडकर जी थे और अब कितना बदलाव आया उस दौरान से लेकर के अब तक अंबेडकर जी के लिए। देश का मैं समझता हूं कि सबसे गौरवान्वित दिन है आज 14 अप्रैल का, जब एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिसने इस देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए जात पात को तोड़कर एक ऐसे संविधान की रचना की जिसमें हर आखिरी आदमी को भी पूर्ण रूप में इंसाफ मिले और प्रगति के बराबर अवसर मिले। लेकिन ये दुखांत है इस देश का कि जातिवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन सपनों के भारत के निर्माण के लिए संविधान की रचना की, उस संविधान को 100 से भी ज़्यादा बार तोड़ा मरोड़ा गया। और जो मूल रूप में जो उनकी एक इच्छा थी कि देश की आज़ादी के 10-20 सालों के भीतर वो लोग जिन्हें आज भी दलित कहा जा रहा, आदिवासी कहा जाता है, उन्हें वो बराबरता के अधिकार मिले। और 10-20 सालों बाद अगर 47 में देश आज़ाद हुआ और उसके 2 साल 11 महीने 18 दिनों बाद बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत के बाद यह संविधान की रचना हुई, तो 10-20 सालों बाद यानी 1960 तक देश को पूर्ण रूप में जाति मुक्त समाज की स्थापना हो जानी चाहिए थी। लेकिन वो आज भी नहीं हो पाई। जिस जाति से बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं जन्म लिया, वो जाति आज भी बराबरता का अधिकार पाने के लिए संघर्षशील है। और मैं नहीं समझता कि अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को सच करने की दिशा में कोई एक कदम भी उठाया जा रहा है। और दलितों में कुछ जागरूकता पैदा हुई, बड़े आंदोलन चले। अभी हाल ही में एक आंदोलन चल रहा आदि धर्म समाज के माध्यम से परम श्रद्धेय दर्शन रावण जी के नेतृत्व में। तो मैं समझता हूं कि जो अलग अलग प्रदेशों में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, या महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल की साइड से जो दलित मूवमेंटें खड़ी हुई है, उनकी वजह से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कभी कभी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना शुरू कर दिया। नहीं तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। पर मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी राष्ट्रपति ने भारत की प्राचीर से खड़े होकर, हमारे महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी ने कभी ये जिक्र किया हो कि इस देश बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू हुआ था। यानी ये बात को भी मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर एक सफाई कर्मचारी जाति से थे, इसलिए रिपब्लिक डे तो मनाया जाता पर उनका नाम लिए बिना। राजकुमार जी, एक देखा गया है कि जब अंबेडकर जी ने इस समानता, क्योंकि उस वक्त सामंतवादी और समानतावादी जो विचारधारा थी उसको लिए लड़े हैं, और उस वक्त जो 4 वर्गों में एक जो धर्म का बंटवारा हुआ था जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय और शूद्र, जो लास्ट में शूद्र का आया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अभी भी समानता का भाव नहीं है। तो उसकी वजह क्या लगता है आपको कि वो जो लड़ाई थी वो अब तक अभी तक खत्म नहीं हो पाई है, या अभी भी वही लड़ाई चल रही है उनके खत्म होने के बावजूद भी? वो लड़ाई अभी भी चल रही है, वो लड़ाई समाप्त नहीं हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर हमें से मेरा भाव है दलितों के लिए कि हमें एक नई दिशा दी थी कि इस मनुस्मृति के कारण हमें आज तक जो 4 वर्णों में बांटा गया, हमारी योग्यता आज भी वही है। योग्यता में हम पीछे नहीं है, लेकिन जो योग्यता का मापदंड है वो ब्राह्मण के हाथ में है। तो ब्राह्मण के हाथ में जब तक वो मापदंड जाति के अनुरूप रहेगा, तब तक यहाँ जो दलित है उन्हें बराबर का अवसर मिल ही नहीं सकता। और आज तक भी वो सारे लोग जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार दिए थे, वो आज तक भी लड़ाई वही है। ये सारी जो दलित जातियाँ हैं, ये आज भी बराबरता का अधिकार पाने के लिए लगातार संघर्षशील है। बिल्कुल, जैसा कि देखा गया कि लगातार जो दलितों का साथ जो एक अपमान हो रहा है, या कह सकते हैं उनको अभी तक समानता नहीं दी गई है, वो वजह है। हमारे साथ और एक हमारे गेस्ट हैं नरेश कुमार जी, और ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सफाई कर्मचारी संघ के, माफी चाहता हूँ, नगर पालिका संघ के हरियाणा सरकार से। उनसे कुछ जानकारी देते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि 14 अप्रैल को ही अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और पूरे साल उनको कभी पूछा नहीं जाता है। क्या लगता है आपको कि अब तक सिर्फ सरकार जो है 14 अप्रैल को एक बार उनको याद करती है, उसके बाद वो भी भूल जाती है? क्या लगता है आपको? ये जो हमारे देश का
दृष्टिकोण है वो पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो ये स्पष्ट होता है कि दलित विरोधी एक विचार इस देश के अंदर पहले भी था और वो आज भी है। अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये बात भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी या देश के तरक्की उन्नति के लिए कार्य किया उनको याद किया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस देश को एक कानून व्यवस्था दी और छोटे छोटे नागरिक को बराबर का एक दर्जा दिलाया, सभी को सम्मान दिलाया, उस महापुरुष को हम केवल एक खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 14 अप्रैल को ही याद करते हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि 26 जनवरी को देश की आज़ादी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तक नहीं लिया जाता। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भी हमारा देश 21वीं सदी में जाने के बाद भी अभी भी जातिवादी जो हमारी सोच है वो बदली नहीं है, आज भी वही है। और यही कारण है कि लगातार दलितों के ऊपर हमले देश में अलग अलग प्रांतों के अंदर हो रहे हैं और जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार हैं वो कोई भी ठोस कानून नहीं बना पा रहे हैं जिससे कि दलितों पर जो हमले हैं उनका जो शोषण है उस पर कहीं रोक लग सके। नरेश जी, एक बात जरूर बात जानना चाहूंगा कि 14 अप्रैल की जो एक अंबेडकर जी की बात की जाती है उसमें कहीं ना कहीं आप लगता है कि अंबेडकर जी के बाद कोई ऐसा वारिस है जो उनकी बात को अब तक पहुंचा रहा है? क्योंकि हर राजनीतिक दल जो है वो उनका सहारा लेता है, उनका नाम लेकर के बात करता है, उनकी बातों को, उनकी विचारधाराओं की बात करता है। क्या वो विचारधारा चलती है या फिर उस पर, या फिर कह सकते हैं अंबेडकर जी पे सिर्फ सियासत होती है, राजनीति की जा रही है सिर्फ उनके नाम को लेकर के? असलियत में जो भीमराव अंबेडकर जी के असली अनुयायी हैं वो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो उनकी विचारधारा पर चलते हैं। जहाँ तक सियासत की बात है तो इस देश में सियासत तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर सियासत ना होती हो। कई राजनीतिक पार्टियां भी इसका फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन असलियत में जो बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, जो उसके ऊपर चलने वाली संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संगठन है, वही बाबा भीमराव अंबेडकर के असली अनुयायी हैं। तो अजितेश, जैसे कि आपने देखा कि जो अनुयायी की बात की जाए या फिर कह सकते हैं जो अंबेडकर जी के सिद्धांतों की जा रही है वो कहीं कहीं लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी मैं साथ में जी शीर्षक मेरा सवाल ये है कि आखिरकार सिर्फ 14 अप्रैल को हम भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन आजकल तमाम ऐसे राजनेता, यहां तक कि आम जनता भी उसी संविधान की धज्जियां उड़ाती नजर आती है। जी बिल्कुल है। इसके लिए मैं राजकुमार जी के पास दोबारा चलता हूं। राजकुमार जी, जानना चाहूंगा, जिस तरह से अगर बात यहां पर सच की जाए तो हर पार्टी जो है उन पर सियासत की जाती है, संविधान की जो है वो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, या यूं कहें कि अगर हम थोड़ा सा दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश में जाए, वहां पर मायावती हैं, वो बाकायदा उनके अंबेडकर जी की बात करती हैं, उनके नाम की बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी उनकी पूरी बात जो राजनीतिक पार्टी है वो नहीं समझ पाई है? और दूसरी बात ये कि क्या संविधान की खिल्लियां खुद उन्हीं के अनुयायी या फिर हमारे देश की जनता या फिर हमारी देश की सरकार वो उड़ा रही है? हमारे देश का जो एक राजनीतिक ढांचा बन गया उसमें ये नहीं मैं कह रहा कि दलित लीडर बहुत ईमानदार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय उनका जन्म हुआ जब शूद्रों को, जो आज दलित जिन्हें हम कहते हैं, SC BC या ST कहते हैं, जब इन्हें स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक गारंटी बनाई कि अगर एक स्कूल में 100 बच्चा पढ़ेगा तो 25 हमारे होंगे। लेकिन आज दुखांत यहाँ आके खड़ा हो गया कि वो संविधान में लागू तो हो गया रिजर्वेशन के रूप में कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करेंगे,
लेकिन यहाँ का जो एक सियासी ढांचा है जो जाति पर आधारित है, उसने हमारे लिए स्कूल अलग बना दिए कि अब दलितों के लिए वो सरकारी स्कूल है, जहाँ पूरे देश में ये दुखांत है, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा दुखांत है कि सरकारी स्कूलों में पूरे देश में एक नियम बना दिया कि 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के भारत निर्माण के सपनों को चकनाचूर करने वाला ये कदम उठाया गया कि जिस बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा तो 9th पे जाते जाते तो उसे क ख ABC आएगी नहीं। यानी दलितों को पढ़ने का अधिकार मिल गया, लेकिन स्कूल उनके लिए अलग सरकारी, जहां पढ़ा लिखा बच्चा किसी कंपटीशन में बैठ के क्वेश्चन पेपर में नहीं पढ़ सकता। वो कंपटीशन में फाइट क्या करेगा, सेपरेट थिंग। मैं दावे से कहता हूं कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा, जहां ये नियम है कि 8वीं तक फेल नहीं करना, वो किसी कंपटीशन में बैठने के लायक ही नहीं है। अगर सियासी पार्टियां बीच में दलित लीडरशिप भी, अलग अलग पार्टियों में जो दलित लीडर बैठे हैं, अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करना चाहते हैं और आज के इस अवसर पे उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो कम से कम शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में एक जैसी हो। राजकुमार जी एक बात जानना चाहेंगे, अगर बात यहाँ पर किताबों पे की जाए, क्योंकि बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसमें अंबेडकर जी की जीवनी को देखने को मिलती है, पर क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो जीवनी है उनसे अलग हट करके संविधान के बारे में बताया जाए, नर्सरी से लेकर के जब तक बच्चे की पढ़ाई होती है उसमें संविधान के बारे में, संविधान के रचयिता के बारे में बताया जाए कि उन्होंने आखिर क्या क्या किया, उस संविधान में क्या क्या लाए थे, वो सारी चीजें पढ़ाई चाहिए। सिर्फ जीवनी तक ही बात करके खत्म कर दी जाए बात, कहीं ना कहीं आपको लगता है इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए? बहुत बड़ा आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, और जिसे बताते हुए मुझे भी गर्व हो रहा है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का केवल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को सिर्फ हमने खाना पूर्ति करनी होती या उनके चित्र पे जाके, मूर्ति पे जाके माल्यार्पण करनी होती। 2014 की जनवरी की बात है शायद, दुनिया का सबसे जो ताकतवर आदमी है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब फॉरेन में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की तो कुछ समय के लिए वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी रहे। 2014 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपना 300 साल मनाया, 300 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी को बने हुए। तो 300 साल में उन्होंने 100 ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट चुने जो उस यूनिवर्सिटी के कभी स्टूडेंट रहे हों। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि उनमें जो टॉप से ऊपर नाम आया नंबर 1 पे, वो बाबा साहब अम्बेडकर का आया। जहां फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस पे कांसी का बुत लगाया गया बाबा साहब अम्बेडकर का, और जिसका पर्दा हटाने की रस्म अदा की गई राष्ट्रपति USA अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा। और बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे उन्होंने जो वर्ड लिखे कि अम्बेडकर द सिंबल ऑफ नॉलेज, और ये कहते हुए अमेरिका ने और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने गर्व महसूस किया कि जिस आदमी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखा, जो आदमी दुनिया के गिने चुने पढ़े लिखे लोगों में से एक था, और वो आदमी कभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस बात पे गर्व महसूस करती है। लेकिन मुझे ये दुख भी है, हालांकि आपका एक अच्छा प्रयास है आपके चैनल का बाबा साहब अम्बेडकर पे बात करने का, मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवादी हूँ, पर 2014 की इस घटना के भारत के मीडिया में कहीं कोई जिक्र नहीं आया कि अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगाया गया, या उन्हें दुनिया के जो टॉप स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट चुने गए, उनमें नंबर 1 पे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम था। और मैं समझता हूँ ये जातिवादी मानसिकता है। अगर अम्बेडकर की जगह कोई मिश्रा, गुप्ता, कोई और होता, भारत की जनरल कैटेगरी में से होता, तो शायद आज तक उसकी शताब्दियाँ चलती जन्मदिन मनाने की, या उसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टैचू लगने से। पर बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि एक सफाई कर्मचारी जाति से थे, इसलिए भारत के मीडिया ने भी कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं सोची कि इस बात को लोगों के बीच में लाया जाए। राजकुमार जी एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। देखिए, बात अगर अम्बेडकर जी की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम की बात है या जीवनी की बात है या उनके संविधान की बात है, इन सारी बातों को अगर हम चाहते हैं कि खबर 24 आवर्स के माध्यम से आप उनको जनता को बताएं कि क्या आप पंजाब सरकार से इस तरह की कभी मांग करेंगे कि आने वाले समय में जो बच्चों के पाठ्यक्रम है उसमें उनकी जीवनी और उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान और उनके बारे में सारी जानकारी उनको दी जाए? क्या ऐसी मांग आप करते हैं? जी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, और मैं समझता हूं कि बड़े दूरंदेशी मुख्यमंत्री हैं हमारे, जो इन बातों को बड़ी गहराई से समझते हैं। और अब आपने ये सवाल किया, बल्कि पंजाब में एक ऐसा स्थान है जहां परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों का स्पर्श प्राप्त है। अमृतसर में तीर्थ है वाल्मीकि तीर्थ, उसकी डेवलपमेंट के लिए पंजाब सरकार ने 250 करोड़ रुपया
जबकि वाल्मीकि समाज के लिए या कभी वाल्मीकि ऐतिहासिक धर्म स्थान के लिए ऐसी योजनाएं पूरे देश में कहीं नहीं बनी। जबकि पूरे भारत में 24 ऐसे तीर्थ है जो वाल्मीकि समाज की दृष्टि में ऐतिहासिक है और जिन्हें परमात्मा के साथ जोड़ा गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान वाल्मीकि महाराज और जो दूसरे अछूत महापुरुष हुए कबीर साहब, रविदास जी, उनके बारे में भी हम चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने समाज को एक नई चेतना, नई दिशा देने के लिए किया, उनके सही केवल उनकी जीवनी नहीं, जो उन्होंने कहा समाज को एक नई दिशा देने के लिए, उनकी उन विशेष बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि हम जाति विहीन बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत का सच में निर्माण कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर 24 आवर्स से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि कहीं ना कहीं अजितेश, अगर बात यहाँ पर अम्बेडकर जी की जाए तो कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब ने ये बात जरूर कही है कि वो इस बारे में बात जरूर करेंगे और आने वाले समय में यहाँ पंजाब की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बच्चों के पाठ्यक्रम में अम्बेडकर की जीवनी और उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान, ये दोनों लाया जाए। अजितेश, शीर्षक तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा की अगर हम बात करें तो उसे हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन दरअसल उसे अपने जहन में उतारने से कहीं ना कहीं कतराते हैं या कहीं ना कहीं वो चीज हमसे दूर छूट जाती है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि फरीदाबाद में किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए एक भव्य रैली का और एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस। जी हाँ, आज पूरे देशवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इस महापर्व को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को बस कुछ ही तत्व के लोग मना रहे हैं, जिनको दलित समुदाय कहा जाता है। दलित समुदाय में से एक वाल्मीकि समुदाय आदि धर्म समाज के बैनर तले आज एनआईटी के अंदर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये लोग एनआईटी से इन्होंने कूच करी है एनआईटी हार्डवेयर चौक के लिए। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे साथ नरेश कुमार शास्त्री जी मौजूद हैं, जो कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी शास्त्री जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था और वो कहाँ के रहने वाले थे? उनका नाम रामजी राव था और वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में किन किन आंदोलन की लड़ाइयाँ लड़ी? बाबा साहब ने अपने जीवन में जहाँ दलितों के लिए संघर्ष किया, वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने संघर्ष किया और समाज के जितने भी शोषित, पीड़ित और पिछड़े लोग हैं, उन सभी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बराबर शिक्षा का अधिकार देने का उन्होंने आंदोलन चलाया, उनको अधिकार दिलाया संविधान में। समान जीवन जीने के लिए उनको संविधान में ये प्रावधान कराया कि एक आम गरीब आदमी, दलित को, पिछड़े को, महिला को समाज में सम्मान मिले। और उन्होंने सम्मान में जो संघर्ष महिलाओं और पीड़ितों के लिए किया, वो वास्तव में ही स्मरणीय है। और बाबा साहब न केवल दलितों और पिछड़ों के लिए संघर्ष करते थे, बल्कि उन्होंने मजदूर कर्मचारी वर्ग के लिए भी संघर्ष किया। बाकायदा 1935 में जब मुंबई सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ विधानसभा में बिल पास किया, हड़ताल का अधिकार उनसे छीनने के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो बाबा साहब ने उसका विरोध किया और ये कहा कि ये मजदूर और कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है, उनके अधिकारों का हनन है। बाबा साहब जहां इस देश के संविधान के जनक थे, वहीं दूसरी ओर वो हरेक वर्ग के जननायक थे। बाबा साहब के आज इस पावन जयंती पर पूरा देश उनके लिए नमन करता है। लेकिन
साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जहां बाबा साहब ने इस देश को इतना बेहतर लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, दुनिया का आज सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है, और 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इसलिए देश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब को याद नहीं किया जाता। ये बहुत दुख भरी बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि शायद अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश को गणतंत्र दिवस कभी नसीब नहीं होता। आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने हमारे जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन शहीदों ने कुर्बानियां दी, जो आज़ादी के दीवाने थे, जो इस देश के फ्रीडम फाइटर हैं, उनको भी जातीय और राजनीतिक आधार पर बांट करके रख दिया है। ये बहुत ही विडंबना है। और बाबा साहब ने जिस भारत निर्माण का सपना देखा था, वह भारत निर्माण ये नहीं है जो आज होने जा रहा है। बाबा साहब ने सबको समान शिक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज क्या है कि जो शिक्षा है वो उसका व्यवसायीकरण कर दिया है, और एक आम आदमी से शिक्षा का जो अधिकार है वो छीनता जा रहा है। जो स्वास्थ्य के महकमे थे, जो जनता के लिए बनाए गए महकमे थे, जिनसे जन सुविधाएं मिलती थी, आज उन महकमों को बंद करने का काम सरकारें कर रही है। तो ये बाबा साहब के भारत निर्माण का सपना नहीं था। तो हमें आज अगर अपने देश को बचाना है तो अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष करके आज़ादी दिलाई और जिन्होंने हमारे लिए व्यवस्था स्थापित की, उनके विचारों पर हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, भारत निर्माण हो सकता है। शास्त्री जी, अगर हम बात करें संविधान के बारे में कई बार चर्चा होती है कि संविधान के अंदर फेरबदल करा जाए। आपके नजरिए से मतलब क्या है कि अगर फेरबदल किया जाए तो क्या करना चाहिए? संविधान में जो फेरबदल की बातें, उसमें तब्दीली की बातें की जाती हैं, दरअसल समय समय पर संविधान के अंदर कई संशोधन हुए हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर व्याख्या कानून की है, वो वास्तव में और दूसरे जो दुनिया के देश हैं, उन देशों से हमारे भारत का जो संविधान है वो बहुत ही लचीला और बहुत ही सुदृढ़ है। तो इसमें अगर जरूरत पड़ने पर कोई तब्दीली की अगर बात की जाती है जो समाज हित में, जो देश हित में है, वो तो ठीक है। अन्यथा जो बाबा साहब का संविधान है वो पूर्ण रूप से सक्षम है, सभी तरीके से उसमें किसी भी तरीके के बदलावों की जरूरत नहीं। कई बड़े लोग और कई बड़े राजनेता संविधान की खिल्लियां उड़ाते नजर आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, सभी धर्मों को इसमें समान रूप से सम्मान दिया गया है, उनको अधिकार दिए गए हैं। और ये बात आज नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि बाबा साहब जब जिंदा थे और संघर्ष कर रहे थे तो उस वक्त भी उनके विरोध में लोगों ने बहुत सारी बातें कही। तो आज भी जो ये संविधान हमारे देश का है, इस संविधान के संबंध में जो लोग इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, वो पूर्ण रूप से जाति की जो पीड़ा है, जातीय जो बीमारी है, उससे ग्रस्त लोग हैं, और वो लोग देश के हित में नहीं है। कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो कानूनी कार्यवाही क्या करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो संविधान की खिल्लियां उड़ाते हैं, संविधान में फेरबदल करने की उल्टे सीधे वो करते हैं? देखिए, जो लोग कानून की खिल्लियां उड़ाते हैं वो लोग इस देश के हितैषी नहीं हैं। उनकी जो विचारधारा है वो कठमुलापन की विचारधारा है, और वो अपने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। कानूनन कार्रवाई की जहां तक बात है, तो वो तो अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके खिलाफ स्वतः ही कानूनन कार्रवाई बनती है। भगवन वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे।
शिक्षा की हमें अभी कमी है, कौमी खजाना मोड़ दे है भगवन। वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। हमको तो बस चाहिए ज्ञान ज्योति। सोना न चांदी हीरे न मोती, हमको तो बस चाहिए ज्ञान ज्योति। हमको तो बस चाहिए ज्ञान ज्योति। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, शिक्षा भरी ऐसी बोर दे है भगवन। वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। मंदिर में पूजा का हक भी दिलाया। हमें पाठशाला में पढ़ने बिठाया, मंदिर में पूजा का हक भी दिलाया। मंदिर में पूजा का हक भी दिलाया। वो अधिकार फिर से लुटे जा रहे हैं, कैसे बचाएंगे चोर से है भगवन। वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति वाल्मीकन है। प्रीति जी, बाबा साहेब की पत्नी का और उनके बच्चों का क्या नाम था और कितने बच्चे थे उनके? बाबा साहेब की पत्नी का नाम रत्नाबाई था। उनके 4 बच्चे थे। गंगाधर, राजरतन, रमेश और इंदु। बाबा साहेब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ थी वो? उन्होंने सबसे पहले तो शिक्षा की लड़ाई लड़ी। दूसरे नंबर उन्होंने छुआछूत लोगों से करने के ऊपर लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमें सभी स्कूलों में समान दर्जा मिल पाए, इस बात की भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमें हर मंदिर में आने जाने की अनुमति मिली, वो उन्हीं की वजह से मिली। आप उनकी जो हमारे लिए संघर्ष उसने जो भी लड़े हैं उनको गिनना बहुत मुश्किल है। अनिल जी, आज आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा का आपने आयोजन किया गया है, तो बाबा साहेब ने कौन कौन सी ऐसी मुख्य लड़ाई थी दलित समाजों को लेकर जो उन्होंने लड़ी? बाबा साहब की अगर लड़ाई की हम बात करें तो 1891 से 1956 के बीच का जो उनका जीवन था, ठीक है, लगभग 65-66 वर्ष वो जिए। एक एक दिन उनका जीवन का संघर्ष का था, एजिटेशन का था, आंदोलन का था। उनके आंदोलनों को एक बार में बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है।
रही बात एक आंदोलन का, जो एक आप यहाँ चेहरा देख रहे हैं कि आज आदि धर्म समाज का जो ये शोभा यात्रा का जो आयोजन है, उसका नेतृत्व बाबा साहब के ही विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमने उसका नेतृत्व क्या नाम है महिलाओं को दिया। ठीक है, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के सदन में सबसे पहले महिलाओं के अधिकार की बात करी। ठीक है, और हिंदू कोड बिल जो था, ठीक है, उसको सबसे पहले बाबा साहब सदन में लेकर के आए। जो आज संसद में 33% महिलाओं की भागीदारी है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संघर्ष था। अगर वो संघर्ष ना होता तो आज संसद में क्या हर पोस्ट के अंदर, हर डिपार्टमेंट के पोस्टों के अंदर महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती। कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक समारोह में एक उपाधि से सम्मानित किया गया था। कौन सी वह उपाधि थी? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में है और विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1656 में हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में अपने 300 वर्ष पूरे किए हैं और 300 वर्ष पूरे होने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया अपना कि 100 होनहार छात्रों की लिस्ट निकाली उन्होंने अपनी। और मुझे कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि 100 होनहार छात्रों में जो टॉप 6 में थे, टॉप 6 में 3 पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और जो प्रथम स्थान में थे 100 आदमियों में, 100 छात्रों में, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज का सम्मान दिया कि विश्व ज्ञान के प्रतीक अगर कोई संसार में है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। और उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो मुख्य दरवाजा है उसमें कांस्य की प्रतिमा लगाई गई है बाकायदा। ठीक है, और जिसका अनावरण, जिसका पर्दापण क्या नाम है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने किया है। क्या आपको लगता है कि भारत देश के अंदर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो सम्मान, जो इज्जत होनी चाहिए थी, क्या वो उनको मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं देश की बात करूं तो देश में एक मेरा समाज भी आता है, दलित शोषित समाज सारा आता है। दलित शोषित समाज के अंदर बाबा साहब की इमेज बिल्कुल बरकरार है, लेकिन शोषितों के ऊपर जो प्रशासन की, जो शासन की सत्ता है, वो 15% 10% लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो 10-15% लोग जो इस देश में शासन कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल भी नियत नहीं है कि वो बाबा साहब के नाम को उजागर करें। क्यों? क्योंकि अभी जब से इस केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, नरेंद्र कुमार मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी। वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आया, उस दिन भी उन्होंने कोई ना कोई आयोजन क्या नाम अपना रखा। लेकिन आज विश्व ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान को लागू किया, संविधान को संसद तक पहुंचाया, देश में संविधान को लागू किया। उनके जन्म दिवस के मौके पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में नहीं है, विदेशी दौरों पर है। तो इससे बड़ा षड्यंत्र और दलितों के लिए क्या हो सकता है? जो आपने शोभा यात्रा निकाली है, कहां से कहां तक के लिए निकाली है? हमारी शोभा यात्रा का जो आयोजन है, जे ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर है, जो कि फरीदाबाद का प्राचीन वाल्मीकि मंदिर है। ठीक है, वहाँ से हमने पारंपरिक तरीके से, जो आदि धर्म समाज की परंपरा है कि आसमानी ध्वज, सफेद ड्रेस और आसमानी ड्रेस में सारे अनुयायी आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हमारे साथ में, बुजुर्ग हैं। ठीक है, और जे ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर से होते हुए हम बीके चौक सीधा हार्डवेयर चौक बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, बाबा साहब का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और बाबा साहब की विचारधाराओं को वहाँ सबके सामने बच्चों के माध्यम से बताएंगे। पूरे देश में जैसे कि पहले बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, जो जिन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। अब अगर हम ठीक नज़रिए से देखें तो अब समय के कौन ऐसे महान महापुरुष हैं जो दलितों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं? बाबा साहब का जीवन 1956 में ख़त्म हुआ। बाबा साहब के ज़िंदगी के दौरान बहुत से महापुरुष थे जिनको उनके साथ चलने का मौका मिला। उसके बाद वो राइटर बने, उन्होंने किताबों के माध्यम से हमें प्रेरणा दी। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो अपनी नज़र से देखा है, देश में एक नाम वाल्मीकि समाज में उभर के आ रहा है, क्योंकि मैं अपने बार वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ, मैं समाज से हूँ। एक नाम उभर के आ रहा है जिसको दर्शनचंद्र रावण जी कहते हैं, जो पंजाब लुधियाना से हैं और जो आदि धर्म समाज के मुख्य संचालक हैं, जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व से चल रहा है, उनकी छत्रछाया में हो रहा है। और पूरे देश में बाबा साहब के बाद अगर कोई विकल्प इस समाज के लिए बचा है तो वो परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शनचंद्र रावण जी हैं। दर्शनचंद्र रावण जी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक हिसार के अंदर और मिर्चपुर के अंदर और गोहाना के अंदर। उन लड़ाइयों में क्या मुख्य जो मिलना चाहिए था वो क्या मिला है? गोहाना हो, सालवन हो, मिर्चपुर हो, या अभी एक भगाना कांड हुआ है हिसार में, अभी हाल ही में हुआ है। हरियाणा की जो सरकार है शुरू से जाटशाही रही है और इस देश की व्यवस्था इस प्रकार से बनी है कि अभी तक जातिवाद की जो व्यवस्था बनी है उसके हिसाब से हमारा शोषण होता है और हर सरकार से हम लड़ते रहे। उन्हें याद कर कौम रोती
अछूतों से अभी छुआछात होती। राही उन्हें याद कर कौम रोती, अछूतों से अभी छुआछात होती, अछूतों से अभी छुआछात होती। भारत के राजा फिर से बने हम, फिर से सुहाना दौर दे है भगवन वाल्मीकि, एक अम्बेडकर हमें और दे। भगवन वाल्मीकि, एक अम्बेडकर हमें और दे। है भगवन वाल्मीकि, एक अम्बेडकर हमें और दे। इस वक्त हम खड़े हैं NIT के हार्डवेयर चौक पे। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ दलित समुदायों ने आकर अलग अलग जगह से, और वाल्मीकि समाज का एक हिस्सा भी आया और इन्होंने यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। फरीदाबाद से सौरभ वाल्मीकन, खबर 24 आवर्स। नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संविधान के प्रधान, जहां आपको बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में और साथ ही चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों बाबा साहेब को हम सिर्फ 14 अप्रैल को ही याद करते हैं। देश में आज अधिकतर नेता दलितों को वोट बैंक तो मानते हैं, पर उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ खास नहीं करते। और आखिर करेंगे कैसे? एक गरीब दलित की व्यथा वही समझ सकता है जिसने गरीबी को पास से देखा हो। लेकिन वो तो भला हो नेताओं का, जिन्होंने देश की आजादी से पहले और बाद में देश के दलितों और असहायों को कुछ विशेष अधिकार देकर आज उन्हें सर उठाकर जीने का मौका दिया है। देश के इतिहास में जब भी दलितों के कल्याण की बात आती है तो सर्वप्रथम नाम बाबा साहब अम्बेडकर का जेहन में आता है। अम्बेडकर ने गरीबों को करीब से महसूस किया था और यही कारण था कि वह गरीबों की मनोदशा को करीब से समझ सकते थे। उन्होंने देश के गरीबों और दलितों के लिए कई ऐसे कार्य जिनकी वजह से उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात आर्थिक कारणों से वह सेना में भर्ती हो गए। उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर बड़ौदा में तैनाती मिली। नौकरी करते उन्हें मुश्किल से महीना भर भी हुआ था कि एक दिन अचानक पिता की बीमारी का समाचार मिला। वो अपने अधिकारी के पास गए और अवकाश स्वीकृति करने की प्रार्थना की। अधिकारी ने कहा कि 1 साल की सेवा से पहले किसी दशा में अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। सुनकर भीमराव असमंजस में पड़ गए। भीमराव ने दोबारा अनुनय विनय की, लेकिन नियमों के अनुसार अधिकारी उन्हें अवकाश नहीं दे सकता था। विवश होकर भीमराव ने त्याग पत्र लिखकर वर्दी उतार दी। अधिकारी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। उसने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। भीमराव पिता की सेवा के लिए अंतिम समय में उनके पास पहुंच गए।
पिता के निधन के पश्चात अपने मित्र कैलुस्कर की प्रेरणा और महाराजा बड़ौदा की आर्थिक मदद से भीमराव उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहां के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर उन्हें अपनी अध्ययनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अर्थशास्त्र में शोध तथा कानून की पढ़ाई के लिए भीमराव इंग्लैंड गए। वहां उन्हें पग पग पर अपमान का अनुभव हुआ। तलाश की एक घटना से उनका स्वाभिमान आहत हुआ और वह स्वदेश लौटने की सोचने लगे। 1917 में अंबेडकर भारत लौटे और देश सेवा के महायज्ञ में अपनी आहुति डालने शुरू की। महाराजा कोल्हापुर के सहयोग से उन्होंने मराठी में मूक नायक नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया। वह बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक और जनता नामक साप्ताहिक के प्रकाशन तथा संपादन से भी जुड़े। उन्होंने विचारोत्तेजक लेख लिखकर लोगों को जगाने का प्रयास किया। देश के स्वतंत्र होने पर उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति की अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने मसौदा तैयार करने के इस काम में अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की। इस कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन बहुत काम आया। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत और अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लोगों के लिए सिविल सेवाएं, स्कूल और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकारी विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। भारत देश के अंदर एक ऐसी महान शख्सियत रही थी जिन्होंने भारत देश को संविधान जैसी इतिहास दिया था। आइए आज हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ धर्मगुरु दर्शन रतन रावण जी है, संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में। संविधान इतना मजबूत है कि पाकिस्तान में कई बार वहाँ की सरकारें टूटी, तानाशाह आए हैं, मगर भारत के संविधान ने यहाँ के लोकतंत्र को कभी टूटने नहीं दिया। इतने अलग अलग भाषा के, धर्मों के लोग होने के बावजूद इसी संविधान ने देश को एक रखा है, हमारी सेना को डिसिप्लिन में रखा है। तो संविधान तो बहुत मजबूत है, मगर संविधान को कमजोर करने की कोशिशें हो जाती हैं। बदलाव तो होते रहते हैं समय अनुसार, समय की डिमांड रहती है, मगर जो संविधान की मूल आत्मा है, जो उसमें भारत की एक पूरी अखंडता को ध्यान में रख के जो किया गया है, उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे उस दिन हम देश को बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कहीं भी जो बाबा साहब ने उसमें काम किया है, वो उसको कहीं कहीं लोग इस नज़रिए से देखना शुरू करते हैं कि शायद कहीं दलितों के लिए किया है। दलितों के लिए बाबा साहब ने केवल सिर्फ एक सब्जेक्ट आरक्षण की लड़ाई लड़ी है। संविधान पूरे देश के लिए लिखा, और संविधान में जब उनको कमी लगी कि संविधान में एक बड़ा हिस्सा है जिसका काम ही नहीं आया, जिसकी बात नहीं हुई इसमें, और वो बड़ा हिस्सा दलित नहीं था, वो बड़ा हिस्सा था हमारे यहाँ की माँ, बेटी, बहू, जिसको कोई अधिकार नहीं था। और वो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून बनाने की बात की और पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने विरोध किया, तो उन्होंने अपनी कुर्सी से रिजाइन कर दिया था, कुर्सी से चिपके नहीं रहे। और वो बात इतनी साफ होनी चाहिए लोगों के बीच में कि जो संपत्ति के अधिकार की बात थी, संपत्ति तो आज भी दलितों के पास नहीं है। वो जो संपत्ति का अधिकार था लड़कियों का, वो ब्राह्मण की लड़की का था, जाट की लड़की का था, बनिए की लड़की का था, क्षत्रिय राजपूत की लड़की का था, वो उन्हीं की लड़कियों की, उन्हीं की बेटियों की बात थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को इतना मजबूत बनाया कि उसमें सारा देश इकट्ठा रह सकता है। जब वो लोगों को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी तो वो कानून लागू नहीं हो पाएगा, वो अपनी जो सार्थकता है उसको सिद्ध नहीं कर पाता है। तो भारत में अगर जरूरत है ये है कि सबकी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो संविधान उसी दिन बहुत अच्छा परिणाम देना शुरू कर देगा। सर, भारत देश में आज कई बड़े नेता और कई बड़े लोग जो संविधान की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
वो उनके अपना दिमागी दिवालियापन है, जिन्होंने संविधान को समझा ही नहीं है, जिनको पता नहीं संविधान क्या चीज है। एक अजीब सा नारा दे रहे हैं लोग, स्वराज 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 लाएंगे, और स्वराज में कहते हैं कि गांवों को ताकत होनी चाहिए। गांव की ताकत का मतलब तो सीधे सीधे खाप पंचायत है, और खाप पंचायतों का अभी तक क्या रोल है? ये रोल है कि अभी एक औरत सरपंच बनी तो उसके मुंह में गोबर डाला गया। पंचायतों का तो इतना घटिया रोल है कि रोज औरतों को और दलितों को प्रताड़ित किया जाता है। मिर्चपुर की पंचायत में दलित जब नुमाइंदे गए, प्रतिनिधि बन के गए और शांति के लिए गए, तो उनको पंचायत में पीटा गया, पीट के निकाला गया। तो अगर उस स्वराज की बात करेंगे तो उसी दिन देश टूटना शुरू हो जाएगा। इस देश को अगर एक रख सकता तो केवल संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया। सर, अगर खाक पंचायत की हम बात करें तो खाक पंचायत के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो तो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। संविधान में कहीं खाप पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो अपने आप में एक समानांतर, जैसे हम उग्रवादियों की सरकार समानांतर होती है, ये वैसे समानांतर एक पंचायतें बना के अपना राज चला रहे हैं। इनको तो फौरी तौर पर प्रतिबंध करना चाहिए। साहब, अभी तक आपने बाबा साहेब के ऊपर कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हुई हैं? बाबा साहब पे 2 पुस्तकें अभी हमारी आई हैं। एक अंबेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज, एक अंबेडकर दर्शन। तो आगे बाबा साहब के ऊपर एक हमारी शॉर्ट टाइप, जिसको बच्चे आसानी से समझ लें, क्वेश्चन टाइप एक हम किताब आगे ली। आपने पिछले साल एक बाबा साहेब का चित्र भी प्रकाशित किया था सैनिक रूप में, तो वो सैनिक जो वो रहे हैं कौन से राज्य में रहे थे और कौन सी सन में रहे थे? बड़ौदा रियासत जिन्होंने उनको भेजा था वजीफा दे के पढ़ने के लिए, और उसी वजीफे की एक शर्त भी ये भी थी कि वो पढ़ने के बाद उनके यहाँ अपनी सेवा देंगे। तो उन्हीं की रियासत में 1917 और 20 के बीच में वो वहाँ आके एज ए डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने संभाला। वो उनकी सैनिक लिबास है। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1994 तक वे बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से ग्रसित थे। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। अजितेश मिश्रा, टीम खबर 24 आवर्स। और भीमराव अंबेडकर पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता शीर्षक दुबे जुड़े हैं, जिनके साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। शीर्षक, उनसे बात करेंगे। शीर्षक, आपसे बात करना चाहते हैं, आप शुरुआत करें, तमाम मेहमानों से रूबरू हुई। जी बिल्कुल अजितेश, आपको बता दूं कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये राजकुमार अतिकाय जी, जो कि सफाई कर्मचारी संघ के चेयरमैन हैं पंजाब सरकार से, और इनसे पहले बातचीत करेंगे। सर, जानना चाहेंगे कि आज 14 अप्रैल है और अंबेडकर जी की जयंती कहलाई जाती है। अब तक में आपने देखा होगा 14 अप्रैल से लेकर के जो उस वक्त जब अंबेडकर जी थे और अब कितना बदलाव आया उस दौरान से लेकर के अब तक अंबेडकर जी के लिए? देश का मैं समझता हूं कि सबसे गौरवान्वित दिन है आज 14 अप्रैल का, जब एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिसने इस देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए जात पात को तोड़कर एक ऐसे संविधान की रचना की जिसमें हर आखिरी आदमी को भी पूर्ण रूप में इंसाफ मिले और प्रगति के बराबर अवसर मिले। लेकिन ये दुखांत है इस देश का कि जातिवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन सपनों के भारत के निर्माण के लिए संविधान की रचना की, उस संविधान को 100 से भी ज़्यादा बार तोड़ा मरोड़ा गया। और जो मूल रूप में जो उनकी एक इच्छा थी कि देश की आज़ादी के 10-20 सालों के भीतर वो लोग जिन्हें आज भी दलित कहा जा रहा, आदिवासी कहा जाता है, उन्हें वो बराबरता के अधिकार मिले। और 10-20 सालों बाद अगर 47 में देश आज़ाद हुआ और उसके 2 साल 11 महीने 18 दिनों बाद बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत के बाद यह संविधान की रचना हुई, तो 10-20 सालों बाद यानी 1960 तक देश को पूर्ण रूप में जाति मुक्त समाज की स्थापना हो जानी चाहिए थी। लेकिन वो आज भी नहीं हो पाई। जिस जाति से बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं जन्म लिया, वो जाति आज भी बराबरता का अधिकार पाने के लिए संघर्षशील है। और मैं नहीं समझता कि अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को सच करने की दिशा में कोई एक कदम भी उठाया जा रहा है। और दलितों में कुछ जागरूकता पैदा हुई, बड़े आंदोलन चले। अभी हाल ही में एक आंदोलन चल रहा आदि धर्म समाज के माध्यम से, परम श्रद्धेय दर्शन तन रावण जी के नेतृत्व में।
तो मैं समझता हूं कि जो अलग अलग प्रदेशों में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में या महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल की साइड से जो दलित मूवमेंटें खड़ी हुई है, उनकी वजह से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कभी कभी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना शुरू कर दिया। नहीं तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, पर मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी राष्ट्रपति ने भारत की प्राचीर से खड़े होकर हमारे महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी ने कभी ये जिक्र किया हो कि इस देश बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू हुआ था। यानी ये बात को भी मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर एक सफाई कर्मचारी जाति से थे, इसलिए रिपब्लिक डे तो मनाया जाता पर उनका नाम लिए बिना। राजकुमार जी, एक देखा गया है कि जब अंबेडकर जी ने इस समानता, क्योंकि उस वक्त सामंतवादी और समानतावादी जो विचारधारा थी उसको लिए लड़े हैं, और उस वक्त जो एक 4 वर्गों में एक जो धर्म का बंटवारा हुआ था जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय और शूद्र, जो लास्ट में शूद्र का आया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अभी भी समानता का भाव नहीं है। तो उसकी वजह क्या लगता है आपको कि वो जो लड़ाई थी वो अब तक अभी तक खत्म नहीं हो पाई है, या अभी भी वही लड़ाई चल रही है उनके खत्म होने के बावजूद भी? वो लड़ाई अभी भी चल रही है, वो लड़ाई समाप्त नहीं हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर हमें से मेरा भाव है दलितों के लिए कि हमें एक नई दिशा दी थी कि इस मनुस्मृति के कारण हमें आज तक जो 4 वर्णों में बांटा गया, हमारी योग्यता आज भी वही है। योग्यता में हम पीछे नहीं है, लेकिन जो योग्यता का मापदंड है वो ब्राह्मण के हाथ में है। तो ब्राह्मण के हाथ में जब तक वो मापदंड जाति के अनुरूप रहेगा, तब तक यहाँ जो दलित है उन्हें बराबर का अवसर मिल ही नहीं सकता। और आज तक भी वो सारे लोग जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार दिए थे, वो आज तक भी लड़ाई वही है। ये सारी जो दलित जातियाँ हैं, ये आज भी बराबरता का अधिकार पाने के लिए लगातार संघर्षशील है। बिल्कुल, जैसा कि देखा गया कि लगातार जो दलितों के साथ जो एक अपमान हो रहा है, या कह सकते हैं उनको अभी तक समानता नहीं दी गई है, वो वजह है। हमारे साथ और एक हमारे गेस्ट हैं नरेश कुमार जी, और ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सफाई कर्मचारी संघ के, माफी चाहता हूँ, नगर पालिका संघ के हरियाणा सरकार से। उनसे कुछ जानकारी देते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि 14 अप्रैल को ही अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और पूरे साल उनको कभी पूछा नहीं जाता है। क्या लगता है आपको कि अब तक सिर्फ सरकार जो है 14 अप्रैल को एक बार उनको याद करती है, उसके बाद वो भी भूल जाती है? क्या लगता है आपको? ये जो हमारे देश का दृष्टिकोण है वो पूर्ण रूप से, अगर हम कहें तो ये स्पष्ट होता है कि दलित विरोधी एक विचार इस देश के अंदर पहले भी था और वो आज भी है। अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये बात भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी या देश के तरक्की उन्नति के लिए कार्य किया, उनको याद किया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस देश को एक कानून व्यवस्था दी और छोटे छोटे नाग को बाप का एक दर्जा दिलाया, सभी को सम्मान दिलाया, उस महापुरुष को हम केवल एक खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 14 अप्रैल को ही याद करते हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि 26 जनवरी को देश की आज़ादी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तक नहीं लिया जाता। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भी हमारा देश 21वीं सदी में जाने के बाद भी अभी भी जातिवादी जो हमारी सोच है वो बदली नहीं है, आज भी वही है। और यही कारण है कि लगातार दलितों के ऊपर हमले देश में अलग अलग प्रांतों के अंदर हो रहे हैं, और जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार हैं वो कोई भी ठोस कानून नहीं बना पा रहे हैं जिससे कि दलितों पर जो हमले हैं, उनका जो शोषण है, उस पर कहीं रोक लग सके।
नरेश जी, एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि 14 अप्रैल की जो एक अंबेडकर जी की बात की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं आप लगता है कि अंबेडकर जी के बाद कोई ऐसा वारिस है जो उनकी बात को अब तक पहुंचा रहा है? क्योंकि हर राजनीतिक दल जो है वो उनका सहारा लेता है, उनका नाम लेकर के बात करता है, उनकी बातों को, उनकी विचारधाराओं की बात करता है। क्या वो विचारधारा चलती है, या फिर उस पर, या फिर कह सकते हैं अंबेडकर जी पे सिर्फ सियासत होती है, राजनीति की जा रही है सिर्फ उनके नाम को लेकर के? असलियत में जो भीमराव अंबेडकर जी के असली अनुयायी हैं वो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो उनकी विचारधारा पर चलते हैं। जहाँ तक सियासत की बात है तो इस देश में सियासत तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर सियासत ना होती हो। कई राजनीतिक पार्टियां भी इसका फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन असलियत में जो बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, जो उसके ऊपर चलने वाली संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संगठन है, वही बाबा भीमराव अंबेडकर के असली अनुयायी हैं। तो अजितेश, जैसे कि आपने देखा कि जो अनुयायी की बात की जाए या फिर कह सकते हैं जो अंबेडकर जी के सिद्धांतों की जा रही है, वो कहीं कहीं लोग चल रहे हैं। लेकिन अभी मैं साथ में जी शीर्षक मेरा सवाल ये है कि आखिरकार सिर्फ 14 अप्रैल को हम भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन आजकल तमाम ऐसे राजनेता, यहां तक कि आम जनता भी उसी संविधान की धज्जियां उड़ाती नजर आती है। जी बिल्कुल है। इसके लिए मैं राजकुमार जी के पास दोबारा चलता हूं। राजकुमार जी, जानना चाहूंगा, जिस तरह से अगर बात यहां पर सच की जाए तो हर पार्टी जो है उन पर सियासत की जाती है, संविधान की जो है वो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, या यूं कहें कि अगर हम थोड़ा सा दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश में जाए, वहां पर मायावती हैं, वो बाकायदा उनके अंबेडकर जी की बात करती हैं, उनके नाम की बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी उनकी पूरी बात जो राजनीतिक पार्टी है वो नहीं समझ पाई है? और दूसरी बात ये कि क्या संविधान की खिल्लियां खुद उन्हीं के अनुयायी या फिर हमारे देश की जनता या फिर हमारे देश की सरकार वो उड़ा रही है? हमारे देश का जो एक राजनीतिक ढांचा बन गया, उसमें ये नहीं मैं कह रहा कि दलित लीडर बहुत ईमानदार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने, उस समय उनका जन्म हुआ जब शूद्रों को, जो आज दलित जिन्हें हम कहते हैं, SC BC या ST कहते हैं, जब इन्हें स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक गारंटी बनाई कि अगर एक स्कूल में 100 बच्चा पढ़ेगा तो 25 हमारे होंगे। लेकिन आज दुखांत यहाँ आके खड़ा हो गया कि वो संविधान में लागू तो हो गया रिजर्वेशन के रूप में कि हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ का जो एक सियासी ढांचा है जो जाति पर आधारित है, उसने हमारे लिए स्कूल अलग बना दिए कि अब दलितों के लिए वो सरकारी स्कूल है। जहाँ पूरे देश में ये दुखांत है, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा दुखांत है कि सरकारी स्कूलों में पूरे देश में एक नियम बना दिया कि 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के भारत निर्माण के सपनों को चकनाचूर करने वाला ये कदम उठाया गया कि जिस बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा तो 9th पे जाते जाते तो उसे क ख ABC आएगी नहीं। यानी दलितों को पढ़ने का अधिकार मिल गया, लेकिन स्कूल उनके लिए अलग सरकारी, जहां पढ़ा लिखा बच्चा किसी कंपटीशन में बैठ के क्वेश्चन पेपर में नहीं पढ़ सकता। वो कंपटीशन में फाइट क्या करेगा, सेपरेट थिंग। मैं दावे से कहता हूं कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा, जहां ये नियम है कि 8वीं तक फेल नहीं करना, वो किसी कंपटीशन में बैठने के लायक ही नहीं है। अगर सियासी पार्टियां, बीच में दलित लीडरशिप भी, अलग अलग पार्टियों में जो दलित लीडर बैठे हैं, अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करना चाहते हैं और आज के इस अवसर पे उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो कम से कम शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में एक जैसी हो। राजकुमार जी, एक बात जानना चाहेंगे, अगर बात यहाँ पर किताबों पे की जाए, क्योंकि बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसमें अंबेडकर जी की जीवनी को देखने को मिलती है, पर क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो जीवनी है उनसे अलग हट करके संविधान के बारे में बताया जाए? नर्सरी से लेकर के जब तक बच्चे की पढ़ाई होती है उसमें संविधान के बारे में, उन संविधान के रचयिता के बारे में बताया जाए कि उन्होंने आखिर क्या क्या किया, उस संविधान में क्या क्या लाए थे, वो सारी चीजें पढ़ाई चाहिए। सिर्फ जीवनी तक ही बात करके खत्म कर दी जाए बात, कहीं ना कहीं आपको लगता है इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए? बहुत बड़ा आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, और जिसे बताते हुए मुझे भी गर्व हो रहा है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का केवल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को सिर्फ हमने खाना पूर्ति करनी होती या उनके चित्र पे जाके, मूर्ति पे जाके माल्यार्पण करनी होती। 2014 की जनवरी की बात है शायद, दुनिया का सबसे जो ताकतवर आदमी है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब फॉरेन में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की तो कुछ समय के लिए वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी रहे। 2014 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपना 300 साल मनाया, 300 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी को बने हुए।
तो 300 साल में उन्होंने 100 ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट चुने जो उस यूनिवर्सिटी के कभी स्टूडेंट रहे हों। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि उनमें जो टॉप से ऊपर नाम आया नंबर 1 पे, वो बाबा साहब अम्बेडकर का आया। जहां फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस पे कांसी का बुत लगाया गया बाबा साहब अम्बेडकर का, और जिसका पर्दा हटाने की रस्म अदा की गई राष्ट्रपति USA अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा। और बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे उन्होंने जो वर्ड लिखे कि अम्बेडकर द सिंबल ऑफ नॉलेज, और ये कहते हुए अमेरिका ने और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने गर्व महसूस किया कि जिस आदमी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखा, जो आदमी दुनिया के गिने चुने पढ़े लिखे लोगों में से एक था, और वो आदमी कभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस बात पे गर्व महसूस करती है। लेकिन मुझे ये दुख भी है, हालांकि आपका एक अच्छा प्रयास है आपके चैनल का बाबा साहब अम्बेडकर पे बात करने का, मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवादी हूँ। पर 2014 की इस घटना के भारत के मीडिया में कहीं कोई जिक्र नहीं आया कि अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगाया गया, या उन्हें दुनिया के जो टॉप स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट चुने गए उनमें नंबर 1 पे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम था। और मैं समझता हूँ ये जातिवादी मानसिकता है। अगर अम्बेडकर की जगह कोई मिश्रा, गुप्ता, कोई और होता, भारत की जनरल कैटेगरी में से होता, तो शायद आज तक उसकी शताब्दियाँ चलती जन्मदिन मनाने की, या उसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टैचू लगने से। पर बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि एक सफाई कर्मचारी जाति से थे, इसलिए भारत के मीडिया ने भी कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं सोची कि इस बात को लोगों के बीच में लाया जाए। राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। देखिए, बात अगर अम्बेडकर जी की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम की बात है या जीवनी की बात है या उनके संविधान की बात है, इन सारी बातों को अगर हम चाहते हैं कि खबर 24 आवर्स के माध्यम से आप उनको जनता को बताएं कि क्या आप पंजाब सरकार से इस तरह की कभी मांग करेंगे कि आने वाले समय में जो बच्चों के पाठ्यक्रम है उसमें उनकी जीवनी और उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान और उनके बारे में सारी जानकारी उनको दी जाए? क्या ऐसी मांग आप करते हैं? जी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, और मैं समझता हूं कि बड़े दूरंदेशी मुख्यमंत्री हैं हमारे, जो इन बातों को बड़ी गहराई से समझते हैं। और अब आपने ये सवाल किया, बल्कि पंजाब में एक ऐसा स्थान है जहां परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों का स्पर्श प्राप्त है। अमृतसर में तीर्थ है वाल्मीकि तीर्थ, उसकी डेवलपमेंट के लिए पंजाब सरकार ने 250 करोड़ रुपया, जबकि वाल्मीकि समाज के लिए या कभी वाल्मीकि ऐतिहासिक धर्म स्थान के लिए ऐसी योजनाएं पूरे देश में कहीं नहीं बनी, जबकि पूरे भारत में 24 ऐसे तीर्थ है जो वाल्मीकि समाज की दृष्टि में ऐतिहासिक है और जिन्हें परमात्मा के साथ जोड़ा गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान वाल्मीकि महाराज और जो दूसरे अछूत महापुरुष हुए कबीर साहब, रविदास जी, उनके बारे में भी हम चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने समाज को एक नई चेतना, नई दिशा देने के लिए किया, उनके सही केवल उनकी जीवनी नहीं, जो उन्होंने कहा समाज को एक नई दिशा देने के लिए, उनकी उन विशेष बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि हम जाति विहीन बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत का सच में निर्माण कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर 24 आवर्स से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि कहीं ना कहीं अजितेश, अगर बात यहाँ पर अम्बेडकर जी की जाए तो कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब ने ये बात जरूर कही है कि वो इस बारे में बात जरूर करेंगे और आने वाले समय में यहाँ पंजाब की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बच्चों के पाठ्यक्रम में अम्बेडकर की जीवनी और उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान, ये दोनों लाया जाए। अजितेश, शीर्षक तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा की अगर हम बात करें तो उसे हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन दरअसल उसे अपने जहन में उतारने से कहीं ना कहीं कतराते हैं या कहीं ना कहीं वो चीज हमसे दूर छूट जाती है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि फरीदाबाद में किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए एक भव्य रैली का और एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस। जी हाँ, आज पूरे देशवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इस महापर्व को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को बस कुछ ही तत्व के लोग मना रहे हैं, जिनको दलित समुदाय कहा जाता है। दलित समुदाय में से एक वाल्मीकि समुदाय आदि धर्म समाज के बैनर तले
आज एनआईटी के अंदर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये लोग एनआईटी से इन्होंने कूच करी है एनआईटी हार्डवेयर चौक के लिए। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे साथ नरेश कुमार शास्त्री जी मौजूद हैं, जो कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी शास्त्री जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था और वो कहाँ के रहने वाले थे? उनका नाम रामजी राव था और वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में किन किन आंदोलन की लड़ाइयाँ लड़ी? बाबा साहब ने अपने जीवन में जहाँ दलितों के लिए संघर्ष किया, वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने संघर्ष किया और समाज के जितने भी शोषित, पीड़ित और पिछड़े लोग हैं उन सभी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बराबर शिक्षा का अधिकार देने का उन्होंने आंदोलन चलाया, उनको अधिकार दिलाया संविधान में। समान जीवन जीने के लिए उनको संविधान में ये प्रावधान कराया कि एक आम गरीब आदमी, दलित को, पिछड़े को, महिला को समाज में सम्मान मिले। और उन्होंने सम्मान में जो संघर्ष महिलाओं और पीड़ितों के लिए किया वो वास्तव में ही स्मरणीय है। और बाबा साहब न केवल दलितों और पिछड़ों के लिए संघर्ष करते थे, बल्कि उन्होंने मजदूर कर्मचारी वर्ग के लिए भी संघर्ष किया। बाकायदा 1935 में जब मुंबई सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ विधानसभा में बिल पास किया, हड़ताल का अधिकार उनसे छीनने के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो बाबा साहब ने उसका विरोध किया और ये कहा कि ये मजदूर और कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है, उनके अधिकारों का हनन है। बाबा साहब जहां इस देश के संविधान के जनक थे, वहीं दूसरी ओर वो हरेक वर्ग के जननायक थे। बाबा साहब के आज इस पावन जयंती पर पूरा देश उनके लिए नमन करता है। लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जहां बाबा साहब ने इस देश को इतना बेहतर लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, दुनिया का आज सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है। और 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए देश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन हर वर्ष मनाया जाता है। लेकिन बाबा साहब को याद नहीं किया जाता, ये बहुत दुख भरी बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि शायद अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश को गणतंत्र दिवस कभी नसीब नहीं होता। आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने हमारे जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन शहीदों ने कुर्बानियां दी, जो आज़ादी के दीवाने थे, जो इस देश के फ्रीडम फाइटर हैं, उनको भी जातीय और राजनीतिक आधार पर बांट करके रख दिया है। ये बहुत ही विडंबना है। और बाबा साहब ने जिस भारत निर्माण का सपना देखा था, वह भारत निर्माण ये नहीं है जो आज होने जा रहा है। बाबा साहब ने सबको समान शिक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज क्या है कि जो शिक्षा है वो उसका व्यवसायीकरण कर दिया है और एक आम आदमी से शिक्षा का जो अधिकार है वो छीनता जा रहा है। जो स्वास्थ्य के महकमे थे, जो जनता के लिए बनाए गए महकमे थे, जिनसे जन सुविधाएं मिलती थी, आज उन महकमों को बंद करने का काम सरकारें कर रही है। तो ये बाबा साहब के भारत निर्माण का सपना नहीं था। तो हमें आज अगर अपने देश को बचाना है तो अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष करके आज़ादी दिलाई और जिन्होंने हमारे लिए व्यवस्था स्थापित की, उनके विचारों पर हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, भारत निर्माण हो सकता है। शास्त्री जी, अगर हम बात करें संविधान के बारे में कई बार चर्चा होती है कि संविधान के अंदर फेरबदल करा जाए। आपके नज़रिए से मतलब क्या है कि अगर फेरबदल किया जाए तो क्या करना चाहिए?
संविधान में जो फेरबदल की बातें, उसमें तब्दीली की बातें की जाती हैं, दरअसल समय समय पर संविधान के अंदर कई संशोधन हुए हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर व्याख्या कानून की है, वो वास्तव में और दूसरे जो दुनिया के देश हैं उन देशों से हमारे भारत का जो संविधान है वो बहुत ही लचीला और बहुत ही सुदृढ़ है। तो इसमें अगर जरूरत पड़ने पर कोई तब्दीली की अगर बात की जाती है जो समाज हित में, जो देश हित में है, वो तो ठीक है, अन्यथा जो बाबा साहब का संविधान है वो पूर्ण रूप से सक्षम है सभी तरीके से, उसमें किसी भी तरीके के बदलावों की जरूरत नहीं। शासन जी, कई बड़े लोग और कई बड़े राजनेता संविधान की खिल्लियां उड़ाते नजर आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, सभी धर्मों को इसमें समान रूप से सम्मान दिया गया है, उनको अधिकार दिए गए हैं। और ये बात आज नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि बाबा साहब जब जिंदा थे और संघर्ष कर रहे थे तो उस वक्त भी उनके विरोध में लोगों ने बहुत सारी बातें कही। तो आज भी जो ये संविधान हमारे देश का है, इस संविधान के संबंध में जो लोग इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं वो पूर्ण रूप से जाति की जो पीड़ा है, जातीय जो बीमारी है, उससे ग्रस्त लोग हैं और वो लोग देश के हित में नहीं है। कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो कानूनी कार्रवाई क्या करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो संविधान की खिल्लियां उड़ाते हैं, संविधान में फेरबदल करने की उल्टे सीधे वो करते हैं? देखिए, जो लोग कानून की खिल्लियां उड़ाते हैं वो लोग इस देश के हितैषी नहीं हैं। उनकी जो विचारधारा है वो कठमुलापन की विचारधारा है और वो अपने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। कानूनन कार्रवाई की जहां तक बात है तो वो तो अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके खिलाफ स्वतः ही कानूनन कार्रवाई बनती है। भगवन वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। भगवन वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। शिक्षा की हमें अभी कमी है, कौमी खजाना मोड़ दे। है भगवन वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। भगवन वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। सोना न चांदी हीरे न मोती, हमको तो बस चाहिए ज्ञान ज्योति। सोना न चांदी हीरे न मोती, हमको तो बस चाहिए ज्ञान ज्योति। हमको तो बस चाहिए ज्ञान ज्योति। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, शिक्षा भरी ऐसी भोर दे। है भगवन वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। भगवन वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे।
मंदिर में पूजा का हक भी दिलाया। हमें पाठशाला में पढ़ने बिठाया, मंदिर में पूजा का हक भी दिलाया, मंदिर में पूजा का हक भी दिलाया। वो अधिकार फिर से लुटे जा रहे हैं, कैसे बचाएंगे चोर से, है भगवन वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। भगवन वाल्मीकि एक अम्बेडकर हमें और दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति वाल्मीकन है। प्रीति जी, बाबा साहेब की पत्नी का और उनके बच्चों का क्या नाम था और कितने बच्चे थे उनके? बाबा साहेब की पत्नी का नाम रत्नाबाई था। उनके 4 बच्चे थे। गंगाधर, राजरतन, रमेश और इंदु। बाबा साहेब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ थी वो? उन्होंने सबसे पहले तो शिक्षा की लड़ाई लड़ी। दूसरे नंबर उन्होंने छुआछात लोगों से करने के ऊपर लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमें सभी स्कूलों में समान दर्जा मिल पाए, इस बात की भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमें हर मंदिर में आने जाने की अनुमति मिली, वो उन्हीं की वजह से मिली। आप उनकी जो हमारे लिए संघर्ष उसने जो भी लड़े हैं उनको गिनना बहुत मुश्किल है। अनिल जी, आज आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा का आपने आयोजन किया गया है, तो बाबा साहेब ने कौन कौन सी ऐसी मुख्य लड़ाई थी दलित समाजों को लेकर जो उन्होंने लड़ी? बाबा साहब की अगर लड़ाई की हम बात करें तो 1891 से 1956 के बीच का जो उनका जीवन था, ठीक है, लगभग 65-66 वर्ष वो जिए। एक एक दिन उनका जीवन का संघर्ष का था, एजिटेशन का था, आंदोलन का था। उनके आंदोलनों को एक बार में बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। रही बात एक आंदोलन का, जो एक आप यहाँ चेहरा देख रहे हैं कि आज आदि धर्म समाज का जो ये शोभा यात्रा का जो आयोजन है, उसका नेतृत्व तो बाबा साहब के ही विचारों से प्रेरणा लेते हुए अपने उसका नेतृत्व क्या नाम है महिलाओं को दिया, ठीक है। क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के सदन में सबसे पहले महिलाओं का अधिकार की बात करी, ठीक है, और हिंदू कोड बिल जो था, ठीक है, उसको सबसे पहले बाबा साहब सदन में लेकर के आए। जो आज संसद में 33% महिलाओं की भागीदारी है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संघर्ष था। अगर वो संघर्ष ना होता तो आज संसद में क्या हर पोस्ट के अंदर, हर डिपार्टमेंट के पोस्टों के अंदर महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती। कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक समारोह में एक उपाधि से सम्मानित किया गया था। कौन सी वह उपाधि थी? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में है और विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1656 में हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में अपने 300 वर्ष पूरे किए हैं और 300 वर्ष पूरे होने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया अपना कि 100 होनहार छात्रों की लिस्ट निकाली उन्होंने अपनी। और मुझे कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि 100 होनहार छात्रों में जो टॉप 6 में थे, टॉप 6 में 3 पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और जो प्रथम स्थान में थे 100 आदमियों में, 100 छात्रों में, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज का सम्मान दिया कि विश्व ज्ञान के प्रतीक अगर कोई संसार में है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। और उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो मुख्य दरवाजा है उसमें कांस्य की प्रतिमा लगाई गई है बाकायदा, ठीक है, और जिसका अनावरण, जिसका पर्दापण क्या नाम है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने किया है। क्या आपको लगता है कि भारत देश के अंदर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो सम्मान, जो इज्जत होनी चाहिए थी, क्या वो उनको मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं देश की बात करूं तो देश में एक मेरा समाज भी आता है, दलित शोषित समाज सारा आता है। दलित शोषित समाज के अंदर बाबा साहब की इमेज बिल्कुल बरकरार है, लेकिन शोषितों के ऊपर जो प्रशासन की, जो शासन की सत्ता है, वो 15% 10% लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो 10-15% लोग जो इस देश में शासन कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल भी नियत नहीं है कि वो बाबा साहब के नाम को उजागर करें। क्यों? क्योंकि अभी जब से इस केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, नरेंद्र कुमार मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी।
वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आया, उस दिन भी उन्होंने कोई ना कोई आयोजन क्या नाम अपना रखा। लेकिन आज विश्व ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान को लागू किया, संविधान को संसद तक पहुंचाया, देश में संविधान को लागू किया। उनके जन्म दिवस के मौके पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में नहीं है, विदेशी दौरों पर है। तो इससे बड़ा षड्यंत्र और दलितों के लिए क्या हो सकता है। जो आपने शोभा यात्रा निकाली है, कहाँ से कहाँ तक के लिए निकाली है? हमारी शोभा यात्रा का जो आयोजन है, जे ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर है, जो कि फरीदाबाद का प्राचीन वाल्मीकि मंदिर है, ठीक है। वहाँ से हमने पारंपरिक तरीके से, जो आदि धर्म समाज की परंपरा है कि आसमानी ध्वज, सफेद ड्रेस और आसमानी ड्रेस में सारे अनुयायी आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हमारे साथ में, बुजुर्ग हैं, ठीक है। और जे ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर से होते हुए हम बीके चौक सीधा हार्डवेयर चौक बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, बाबा साहब का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और बाबा साहब की विचारधाराओं को वहाँ सबके सामने बच्चों के माध्यम से बताएंगे। पूरे देश में जैसे कि पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो जिन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। अब अगर हम ठीक नज़रिए से देखें तो अब समय के कौन ऐसे महान महापुरुष हैं जो दलितों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं? बाबा साहब का जीवन 1956 में ख़त्म हुआ। बाबा साहब के ज़िंदगी के दौरान बहुत से महापुरुष थे जिनको उनके साथ चलने का मौका मिला। उसके बाद वो राइटर बने, उन्होंने किताबों के माध्यम से हमें प्रेरणा दी, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो अपनी नज़र से देखा है, देश में एक नाम वाल्मीकि समाज में उभर के आ रहा है, क्योंकि मैं अपने बार वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ, मैं समाज से हूँ। एक नाम उभर के आ रहा है जिसको दर्शन रावण जी कहते हैं, जो पंजाब लुधियाना से हैं और जो आदि धर्म समाज के मुख्य संचालक हैं, जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व से चल रहा है, उनकी छत्रछाया में हो रहा है। और पूरे देश में बाबा साहब के बाद अगर कोई विकल्प इस समाज के लिए बचा है तो वो परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शन रावण जी हैं। दर्शन रावण जी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने दो तीन लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक हिसार के अंदर और मिर्चपुर के अंदर और गोहाना के अंदर। उन लड़ाइयों में क्या मुख्य जो मिलना चाहिए था वो क्या मिला है? गोहाना हो, सालवन हो, मिर्चपुर हो, या अभी एक भगाना कांड हुआ है हिसार में, अभी हाल ही में हुआ है। हरियाणा की जो सरकार है शुरू से जाटशाही रही है और इस देश की व्यवस्था इस प्रकार से बनी है कि अभी तक जातिवाद की जो व्यवस्था बनी है उसके हिसाब से हमारा शोषण होता है और हर सरकार से हम लड़ते रहे। उन्हें याद कर कौम रोती, अछूतों से अभी छुआछात होती। राही उन्हें याद कर कौम रोती, अछूतों से अभी छुआछात होती, अछूतों से अभी छुआत होती। भारत के राजा फिर से बने हम, फिर से सुहाना दौर दे है भगवन वाल्मीकि, एक अम्बेडकर हमें और दे। भगवन वाल्मीकि, एक अम्बेडकर हमें और दे। है भगवन वाल्मीकि, एक अम्बेडकर हमें और दे। इस वक्त हम खड़े हैं NIT के हार्डवेयर चौक पे। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ दलित समुदायों ने आकर अलग अलग जगह से, और वाल्मीकि समाज का एक हिस्सा भी आया और इन्होंने यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। फरीदाबाद से सौरभ वाल्मीकन, खबर 24 आवर्स। हमारी खास पेशकश है फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर 24 आवर्स पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।